नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकर सुरेंद्र जांगड़ी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्वांट के बारे में कुछ बताइए, हम भी बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वांट में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दिक्कतें कौन सी? दिक्कतें ये कि क्वांट में तो स्पीड मेंटेन नहीं हो रही, क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे, यहाँ तक कि जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं वो भी फास्ट जो है वो बन नहीं रहे, जल्दी जल्दी नहीं बन रहे, उसमें भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों, क्वांट में स्पीड बढ़ाने के थोड़े बहुत तो हैं तरीके, मतलब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी उसी से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। अभी आपके सामने दो मेजर एग्जाम हैं, आरआरबी पीओ क्लरिकल का। आरआरबी पीओ में क्वांट फिर भी थोड़ी टफ होगी। 40 क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे क्वांट में। उसमें यदि आप 25 से 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं क्वांट के, मोर देन सफिशिएंट आप कह सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप उसमें कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म आपने किया है। लेकिन आरआरबी क्लरिकल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी आपको क्वांट में 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन उसमें यदि आप कहें कि मैं 28 से 30 क्वेश्चन कर दूं या 32 क्वेश्चन कर दूं तो वो आपकी जो है गलत बात होगी। उसमें आपको 20 मिनट के बजाय 17, 18 या 19 मिनट में 40 के 40 क्वेश्चन निपटाने की स्पीड आपको बढ़ानी होगी। अब बात करें स्पीड कैसे बढ़ेगी, या फिर जो एक छोटी सी कॉमन प्रॉब्लम होती है सभी एस्पिरेंट के साथ, उसका भी मैं जिक्र कर देता हूँ। वो ये होती है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं रीजनिंग में, हमें आरआरबी पीओ क्लरिकल जो प्रीलिम्स पेपर होता है उसमें रीजनिंग में हमें मिलती है 25 मिनट और सवाल अपने सामने आते हैं 40। आरआरबी क्लरिकल में तो जैसे तैसे मेरा मानना है कि रीजनिंग आपसे हो जाती होगी, कोई 2-4 क्वेश्चन बचते होंगे। और क्वांट में ये होता होगा कि आपके जो सवालों में स्पीड नहीं आई होगी, डीआई के क्वेश्चन नहीं बने होंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं बने होंगे, या फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं बने होंगे। उस चक्कर में टाइम आपका पूरा हो गया होगा और 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके छूट गए होंगे। लेकिन बाद में आप क्या काम करेंगे, उसका जब सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, जब टेस्ट आपका सबमिट हुआ तो उस दौरान कुछ ना कुछ 4-5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आपके गलत भी होते होंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेसी उसमें मेंटेन बहुत ही मुश्किल से होती है। 2-4 क्वेश्चन आपके गलत भी हुए होंगे। लेकिन जब बाद में आपने उसका सोल्यूशन किया तो जो क्वेश्चन आपके स्किप हुए थे वो भी आपने कर लिए थे, जो कि आपको मॉक टेस्ट के दौरान आपसे नहीं बन रहे थे, वो क्वेश्चंस आपने बाद में आराम से बना लिए। और जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपके गलत हुए वो क्वेश्चन भी आपने जब इसका सोल्यूशन किया उस मॉक टेस्ट का, तब आपको आ गए। जब आप आरआरबी पीओ का मॉक लगाते हैं उसमें भी सेम आपके सामने ये होता होगा। टाइम कम है, क्वेश्चन अपने सामने है, आपके माइंड भी पूरा तरीके से उस टाइम काम नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन मैं कैसे सोल्व करूं, या फिर माइंड में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे लिखूं ताकि ये सोल्व हो जाए। और जब टेस्ट एक बार अपना सबमिट हो जाता है, बाद में वही क्वेश्चन आप आराम से कर पाते हैं अपनी रफ शीट पे या रफ कॉपी में, तब आपको उसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तब आपको ये महसूस हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैं उस टाइम क्यों नहीं कर पाया। तो ये दिक्कतें देखो सबके साथ होती है, आपके साथ भी हो रही है। इस दिक्कत से यदि हमें ओवरकम होना है तो एकमात्र रास्ता प्रैक्टिस है। रही बात क्वांट में स्पीड आने की, तो स्पीड आने के लिए कुछ अपने पास क्वेश्चंस आते हैं नंबर सीरीज के। नंबर सीरीज में जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी। नंबर सीरीज में प्रैक्टिस कैसे करेंगे? नंबर सीरीज के डायरेक्ट अगर संख्याएं बड़ी बड़ी हो रही है तो मल्टीप्लाई वाला तरीका जो है प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि उसमें जो जो तरीके बन रहे हैं नंबर सीरीज के वो तुरंत आपके माइंड में आ जाएंगे। जैसे स्क्वायर प्लस 1 का हो गया, या क्यूब प्लस 1 का हो गया, या क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 2 का हो गया, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में उसमें नंबर जो है वो जोड़े जा रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ओड नंबर, इवन नंबर, या फिर कंपोजिट नंबर, जो भी तरीका है वो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। कई बार तो संख्या 2 होती है, 2 के बाद सीधा 8 आ जाती है, 8 के बाद सीधा 32 आ जाती है, और जब हम उनका अंतर निकालने बैठते हैं डायरेक्ट हमने एक ही सीखा होता है कि हमें गैप देखना है, तो गैप से वो नहीं हो पाता, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई वाला तरीका लग रहा होता है। या फिर अल्टरनेट तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे हो रहा होगा, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। और एक आता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस, और कुछ है जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे जो गलती ये करते हैं, जैसे आ गया 36 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, प्लस में कुछ और नंबरिंग भी आ गई होगी, गुणा भाग जो भी। और सिंप्लीफिकेशन में स्पीड नहीं आने का मतलब ये होता है कि आपकी
स्क्वायर और क्यूब जो मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बोला है कि आपको याद करने हैं, वो आपने याद नहीं किए होते हैं और वहां पर आप क्या काम करते हैं, 36 को 36 से गुना करके उसका आंसर निकालते हैं कि कितना आ रहा है। 25 को 25 से गुना करके उसका आंसर निकाल रहे हैं कितना आता है। तो आपका कम से कम 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड तो वहीं चला जाता है, जो आपका 1 सेकंड का मात्र काम था। तुरंत आपको मालूम होना चाहिए था कि 36 का जो स्क्वायर है मुझे 1296 लिखना है और उस 1296 को लिखने के लिए आप 15 से 20 सेकंड लगा रहे हैं 36 को 36 से गुना करके। 25 का हमें पता है कि 625 होता है, उस 625 को लिखने के लिए भी आप 10 से 15 सेकंड लगा रहे हैं उसको गुणा करने के लिए। फिर हमें पता है उन दोनों को हमें जोड़ना भी है, तो वो जोड़ने वाली जो स्पीड है वो भी आपको बार बार प्रैक्टिस करने से, दिमाग में तो कुछ कैलकुलेशन माइंड में करने से वैसे बनेगी। अब हमें पता है 1296 प्लस 625 जोड़ना है, तो 625 में से मैं 4 तो पहले जोड़ देता हूँ, वो 1300 बन जाएगा पूरा। अब 1300 में मुझे 621 और जोड़ना, तो 1300 में मैं डायरेक्ट 600 जोड़ता हूँ, 1900 हो गया, और 1900 में 21 बचे हुए थे वो भी जोड़ देता हूँ, ये 1921 हो गया। ये काम आपके माइंड में होना चाहिए। ये काम जिस दिन से आपके माइंड में होना शुरू हो जाएगा, आपका समय धीरे धीरे बचना शुरू हो जाएगा, एकदम से नहीं बचेगा, धीरे धीरे बचना शुरू हो जाएगा। 5-10 सेकंड एक क्वेश्चन में बचेंगे तो 10 क्वेश्चनों में कम से कम 1-1.5 मिनट का समय आप बचा लेंगे, ऐसा होगा। समझ में आई मेरी बात आपको? इसके बाद में जो सिंप्लीफिकेशन स्पीड आनी है वो ये आनी है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, फिर 484, फिर 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841 और 900। ये तो हो गया 30 तक। इससे आगे भी आप, मैं ये कहूँगा कि 40 तक आप लेकर के चले जाइए अगर आपसे पॉसिबल है तो, वरना 30 तक तो मिनिमम आपको याद होने चाहिए। 31 का हो जाएगा 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1389, 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 का 1600। इस प्रकार से आपको 40 तक अगर याद कर लेते हैं तो बेस्ट से भी बेस्ट है, क्योंकि 40 के बाद जो नंबरिंग आती है 41, 42, 48, 49, 50 और 60 तक, वो आप 50 के मिनिमम है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे 48 की बात करूँ तो 48 50 से 2 कम है, 2 कम है तो हम 25 से 2 कम करेंगे 23, और जो 2 कम है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 2304 जो है हमारा 48 का वर्ग बनेगा। 52 की अगर हम बात करें तो 2704 बनेगा, 52 का 2704, 48 का 2304, ऐसे अपने स्क्वायर होते हैं। तो ये आप 60-70 तक 50 के नियर बाई बना सकते हैं। जो 98 के स्क्वायर वगैरह आते हैं, 92 के आते हैं, वो 100 के नियर बाई होते हैं। 105 का आ गया, 107 का आ गया, वो 100 के नज़दीक में होते हैं। तो उसका भी थोड़ा तरीका आप याद करेंगे तो जल्दी से स्क्वायर निकल जाएगा। और जो 5 वाले नंबरिंग होते हैं, जैसे 2 के लास्ट में 5, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, इसका भी स्क्वायर निकालने का तरीका जब आपको पता है, सिंप्लीफिकेशन में आ गया 75 का स्क्वायर प्लस में 125। तो 75 का जब आपको मालूम है किस तरीके से निकलता है, 5625 होता है, 5625 प्लस में 125 आपको जोड़ना है, 5625 प्लस में 125 तो 5650 और 5750, ये आपका उसका आंसर आ गया। दोनों का 56 का 75 का वर्ग प्लस में 125 का आ गया, 5625 प्लस 125 5750। समझ में आई बात? तो ये जो स्क्वायर है ये निकालने की प्रैक्टिस थोड़ी आपकी होनी चाहिए। क्यूब रूट जो है ना, क्यूब जो आते हैं अपने 1 की घात 3 वाले, वो आपको वैसे मैं कहूँगा 15 तक तो याद करके रखो, लेकिन मैक्सिमम अगर आप थोड़ा आगे और कर सकते हैं तो 20 तक आप जरूर याद करें। 20 तक कैसे? 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का जो है आपका 4913 और 18 का 5832, 5832 और 19 का 6859, 6859 और 20 का 8000। तो ये क्यूब जो है ना वो भी मिनिमम 15 तक, और इससे आगे भी अगर आप कर पाए तो 20 तक जरूर याद करना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड आपके बचने लग जाएंगे। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन में कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं फ्रैक्शन में, जैसे 33.33% ऑफ 300। अब यदि हम वहां बैठ जाए कि 300 गुणा में 33.33 बट्टे में 100, और ऊपर वाला पॉइंट हटाने के लिए बट्टे में फिर से 100 लगाएंगे, फिर उसको काटने बैठेंगे,
तो वो अकेला क्वेश्चन आपका 1.5 से 2 मिनट खराब कर देगा। तो वो फ्रैक्शन भी आपको आनी चाहिए, और मेन जो फ्रैक्शन है वो याद करके रखिए कि 1/1 का 100% होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33.33 होता है, 1/4 का 25% होता है, 1/5 का 20% होता है, 1/6 का 16.66 होता है, 1/7 का 14.28 होता है, 1/8 का 12.5% होता है, 1/9 का 11.11 होता है, 1/10 का 10% होता है। ऐसे चलते चलते 20 तक जाइए आप। 1/11 का 9.09 होता है, 1/12 का 8.33 होता है, 1/13 का 7.69 होता है, 1/14 का 7.28 होता है, 1/15 का 6.66 होता है, 1/16 का 6.25 होता है, 1/17 का 5.8 होता है, 1/18 का 5.5 होता है, 1/19 का 5.2% होता है, 1/20 का 5% होता है। इसके अलावा कुछ 2-3 और हैं, जैसे 1/8 आपने 12.5 निकाला, वैसे 3/8 37% होता है, 37.50। 5/8 जो है वो 62.5% होता है, और 7/8 है वो 87.87% होता है। ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा 1/7 आपने निकाला, वैसे 2/7 का भी थोड़ा देख लीजिए, और 1/3 के निकाला 33.33, 2/3 का 66.66 होता है। उनकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करिए ताकि वो रूटीन में आपके आ जाए। और अर्थमेटिक की बात करें कि अर्थमेटिक में स्पीड कैसे आएगी, तो अर्थमेटिक में स्पीड आने के लिए दोस्तों आपके अर्थमेटिक के जितने अपने क्वांट में टॉपिक लगते हैं उन सब का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपको बेसिक क्लियर हो गया और आप खुद प्रैक्टिस करने लग गए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप उसमें हो जाएगी। अब मार्केट में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती है कि आप रात को लेकर के सोए, सुबह आपकी अर्थमेटिक में स्पीड बन जाए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि सिंप्लीफिकेशन 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ जाते हैं, और 5-7 क्वेश्चन जो 5 या 4 क्वेश्चन जो है उसके आ जाते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो 20-25 नंबर तो अपने बाहर की साइड में होते हैं, जो मात्र आप 5 से 10 मिनट में अचीव कर सकते हैं। 20 मिनट के पेपर में 5 से 6 मिनट में या 7-8 मिनट में आप जो है इतना नंबर आराम से ले सकते हैं। बाकी डीआई के जो क्वेश्चन होते हैं आरआरबी क्लरिकल में तो इतने ईजी आते हैं कि आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती। बस सवाल पढ़ा, इधर डीआई में वैल्यू है वो देखी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला थोड़ा सा लिखा, कई बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक हो जाता है। और रही बात अर्थमेटिक का, मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में कोई जड़ी बूटी तो आपको मिलेगी नहीं कि भी आप रात को लेकर के सोएंगे, सुबह जब उठेंगे तो आपके माइंड में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अपने आप धुरंधर आप प्रैक्टिस धुरंधर आप बन जाएंगे अर्थमेटिक में। ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा सवाल को कि सवाल आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। और स्पीड मेंटेन पेपर में कब होती है? मॉक टेस्ट में मेंटेन पेपर में तब होती है जब जैसे ही आपने सवाल पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ते ही पूरा वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इतना हमारे पास समय नहीं होता पहले हम पूरा पढ़े फिर लिखना शुरू करें। एक लाइन पढ़ी, हमें समझ में आ गई, हमने वैल्यू उसकी नोट कर दी, दूसरी लाइन पढ़ी, समझ में आ गई, दूसरे की वैल्यू नोट कर दी। अर्थमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरी बार उसने जो पूछा बस वही निकालना हम शुरू हो गए। लेकिन कई बार ऐसा सवाल अपने पास आता है जिसमें हमने वो सवाल पूरा पढ़ लिया लेकिन हमें पता नहीं चला कि इसमें कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। वो उस वजह से होता है क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और हमें वो याद नहीं आ पाता। 1-2 सवाल ऐसा हो जाए चल जाएगा, लेकिन अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन ही अगर ऐसे हो रहे हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। और जितना अर्थमेटिक से आप डर के भागेंगे उतना ही वो आपको भगाएगी। आप डरिए मत, अर्थमेटिक सोल्व करना सीख गए मतलब बाकी क्वेश्चन में आपके अपने आप स्पीड आना शुरू हो जाएगी। जब आप प्रीलिम्स की अर्थमेटिक में भागना स्टार्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं डरते हुए, तो मेंस की अर्थमेटिक से आप कैसे हाथ मिलाएंगे? वो भी थोड़ा मेंस वाले अर्थमेटिक से भी हमें डट करके मुकाबला करना है। इसलिए प्रीलिम्स की जो अर्थमेटिक है उससे मत डरिए। प्रीलिम्स की अर्थमेटिक मेंस की अर्थमेटिक के सामने वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स की अर्थमेटिक में देखने को मिलेंगे। और मेंस की अर्थमेटिक में मान के चलिए कि 3 या 4 क्वेश्चनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें आपको पूरा समझ करके पूरा निचोड़ निकाल करके सवाल करने होते हैं मेंस में। तो थोड़ा सा डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपका जो हौसला है वो गिराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ। जिस सिचुएशन पे आप अभी हैं, अर्थमेटिक से अगर आप डर रहे हैं, अर्थमेटिक के सवाल नहीं बन रहे हैं, स्पीड नहीं बन रही है, तो मान के चलो कि आप बैंक एग्जाम जो आरआरबी क्लरिकल का प्रीलिम्स का पेपर है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आरआरबी क्लर्क के प्री पेपर में पूरा का पूरा खेल स्पीड का है। 80 क्वेश्चन
45 मिनट का समय लोग जो है वो 35 मिनट में उस पेपर को खत्म कर देते हैं। यहाँ तक कि 39 मिनट में, 39 या 38 मिनट में मैंने खुद उस पेपर को हैंडल किया है। 5-6 मिनट मेरे रीजनिंग में बचे हैं, 2 या 3 मिनट मेरे क्वांट में भी बचे हैं। 38 से 39 मिनट या 37 मिनट तक भी मैंने उसको सोल्व किया है मेंस पेपर को। मतलब जो पेपर में हम बैठते हैं ना, अरबिकल लेकर ओरिजिनल एग्जाम, एक तो मॉक टेस्ट होता है, एक मेन पेपर में बैठते हैं, तो मेन पेपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मॉक टेस्ट में अगर आपके 70 से 72 या 75 नंबर आ रहे हैं तो मान के चलिए 5-6 नंबर वहाँ आपके एक्स्ट्रा ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका दिमाग जो है वो पूरे कंप्यूटर में कंसंट्रेशन के साथ होगा और जो पेपर का लेवल है वो जो मॉक हम लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। तो एक गलती तो आप ये सुधारना कि जिस दिन मॉक टेस्ट लगाओ या जब भी मॉक टेस्ट लगाओ उसका एनालिसिस जरूर करना है। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को तो डेफिनेटली करना है, जो क्वेश्चन आपसे स्किप हुए हैं उन क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, और जो मैंने क्यूब और स्क्वायर आपको बताया है वो आपको जरूर करना है। क्यूब स्क्वायर, क्यूब आपको कर लेने हैं 20 तक, स्क्वायर कर लेने हैं 40 तक। इसके अलावा जो फ्रैक्शन वैल्यू बताई वो भी थोड़ी आप रिवाइज कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में अर्थमेटिक के थोड़े बहुत टॉपिक में भी आपको कोशिश करता हूँ सोल्व करवाने की, ताकि थोड़े डाउट क्लियर हो जाए, कुछ नए टाइप के जो क्वेश्चन है वो मिल जाए। नए नए टाइप के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ऑनलाइन से ज़्यादा नेट जुड़ाव रखते हुए थोड़ा ऑफलाइन बुक भी एक ले लीजिए, ताकि थोड़ा माइंड जो है वो शांत रहे, क्योंकि पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ बैठ करके माइंड की हालत ख़राब हो जाती है, आंखों में जलन होने लग जाती है, आंखों में पानी आने लग जाता है। तो थोड़ा सा ऑफलाइन वाला भी कुछ अपना मटेरियल जो है वो ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, उसको भी दिन में आप सोल्व किया करें। मॉक टेस्ट भी लगाया करें। स्पीड जो आनी है वो मॉक टेस्ट से आएगी। कंसेप्ट जो क्लियर होने हैं वो तो या तो यूट्यूब पे जो क्लासेस देख रहे हैं या पेड कोर्स में क्लासेस देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन बुक से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसेप्ट उससे क्लियर होंगे। स्पीड मॉक टेस्ट से आएगी। और सिलेबस के बहन में मत रहना कि सिलेबस अभी हमारे टीचर ने पूरा करवा दिया मतलब पूरा हो गया। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। या फिर आपने ये सोच लिया कि मैंने तो क्वांट के सारे टॉपिक कर दिए, सिलेबस पूरा हो गया। सिलेबस कभी पूरा नहीं होता क्वांट और रीजनिंग का, क्योंकि सवाल जो आपने सीख रखे हैं आएंगे तो वैसे ही, थोड़ी सी नंबरिंग बदल दी जाएगी, थोड़ा सी उसकी लैंग्वेज घुमा दी जाएगी, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सवाल कैसे करना है। तो सिलेबस तो पूरा नहीं होता। सबसे बड़ा जो खेल है इसमें वो रिवीजन का है। सबसे बड़ा खेल जो है वो मॉक टेस्ट का है। मॉक टेस्ट और रिवीजन आपकी किस्मत बदलने वाले हैं। अगर बैंक एग्जाम का सपना आपने देखा है तो उसे पूरा भी आप ही को करना है। आपका जिस दिन एग्जाम होता है, आप घर से अपनी बैग वगैरह निकल लेकर के 300-400 किलोमीटर दूर जाते हैं, बसों में धक्के खाते हैं, ट्रेन में धक्के खाते हैं। उस दिन माँ बाप, जब आप घर से निकलते हैं तो माँ बाप की आस यही होती है कि आज मेरा बेटा या मेरी बेटी का एग्जाम है, ये पेपर तो वो जरूर क्लियर कर लेंगे। और आप वहाँ क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर में बैठ करके एसी में बैठ करके तुक्के लगा रहे होते हैं, इंग्लिश में तुक्के लगा रहे होते हैं, क्वांट में तुक्के लगा रहे होते हैं, रीजनिंग में तुक्के लगा रहे होते हैं। क्वांट और रीजनिंग तो तुक्के लगाने जैसा सब्जेक्ट है ही नहीं। उसमें तो आप कॉपी में प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे, आपका आंसर आएगा, आप टिक करेंगे, तो उसमें तुक्के लगा करके क्या करना। और याद रखना, पेपर में कभी अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए मत भागना। अटेम्प्ट जब आपके सवाल सोल्व कर लिया है, रीजनिंग के क्वेश्चंस पजल वगैरह बना ली है, प्रैक्टिस आपने कर ली है, सब कुछ आप सोल्व कर रहे हैं, तो अटेम्प्ट अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर आप आंख बंद करके सिर्फ अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, बाहर आकर के बोल रहे हैं मैंने तो पूरा पेपर 22 मिनट में खत्म कर दिया, 80 में से 80 अटेम्प्ट कर दिए, तो ऐसे 80 में से 80 अटेम्प्ट करके तुक्के लगा करके अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और ऐसे में अपने परिवार को धोखा मत देना। परिवार ने जो आप पर विश्वास किया है, माता पिता का जो आप पर विश्वास है, उस विश्वास को मत तोड़ना, तुक्के मत लगाना। प्रैक्टिस कर लो ताकि तुक्के लगाने की जरूरत न पड़े। आराम से आप प्रैक्टिस करो। अभी अपने पास समय है, 20-22 साल की जो उम्र है या 25 साल की उम्र है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे जिनका लास्ट अटेम्प्ट भी होगा, तो लास्ट अटेम्प्ट में भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत से काम लेना है। मेरी जो खुद की जर्नी है वो 2018 से शुरू होकर के 2025 में पूरी हुई है। जब मैं कर सकता हूं, जो कि एक एवरेज जो लेवल होता है स्टूडेंट का, उससे भी मैं नीचे हूं, जब मैं कर सकता हूं तो आप तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। समझ में आई बात? बहुत इजी है पेपर निकालना, बस जरूरी है डिसिप्लिन, जरूरी है कंसिस्टेंसी, जरूरी है रोजाना थोड़ा थोड़ा कछुए की चाल से चलते रहना। और वैसे अभी कछुए की चाल से चलने का जमाना नहीं है। वैकेंसियां कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी लिमिटेड है, तो मेहनत अनलिमिटेड चाहिए। उसके लिए लिमिटेड मेहनत से कुछ नहीं होगा, मेहनत अनलिमिटेड करनी पड़ेगी। कछुए की चाल से चलने वाला जो जमाना है वो अभी नहीं है। खरगोश की चाल से दौड़ना पड़ेगा और बीच बीच में रुकना नहीं है, रेगुलर दौड़ना पड़ेगा। कब तक? जब तक कि सफलता या फिर जो सपना आपने देखा है वो पूरा न हो जाए। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थंबनेल में जो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का नाम का एक लिंक दिया गया है बैंकर सुरेंद्र जांगीड़, वो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर अबाउट सेक्शन में, अगर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, वहाँ पर भी आप फॉलो कर लेना। इसके अलावा जो भी अपडेट होती है मेजर एग्जाम की या एग्जाम क्वालिफाई करने के रिगार्डिंग, या मुझसे जो हेल्प होगी मैं आपकी करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।